तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी सरोज ऑनलाइन और मैं हूं डॉक्टर सुमित गौतम। हम कल पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और आज इसकी क्लास नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। कल हमने समाप्त किया था शिव सिंह सरोज तक और आज हम शुरू करने वाले हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये किसने लिखा था? ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था सन 1888 ईस्वी में और इसको द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था। विशेष रूप से इसके लिए एक विशेषांक निकाला गया था, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और सन 1989 ईस्वी में इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुस्तक के रूप में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1989 ईस्वी 1989। इसकी भाषा अंग्रेजी थी, पद्धति इसकी कालानुक्रम थी। जैसा कि कल मैंने बताया था कालानुक्रम पद्धति कैसे होती है। इसके लिए विशेष क्या है इसमें? यह ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया। देखिए, अभी तक जो पहले लिखे गए थे, साहित्य का इतिहास लिखा गया था, उसमें उर्दू के, अपभ्रंश के, इन सब के इतिहासकारों को स्थान दिया गया था, लेकिन इसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था। हिंदी साहित्य को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। जो अभी मैंने बताया कि हिंदी साहित्य के बारे में जो इतिहास लिखा गया इस ग्रंथ में, उसमें केवल और केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया, पाली, प्राकृत, उर्दू इन सबको स्थान नहीं दिया गया। इसमें 952 कवियों की, इसमें 952 कवियों का उल्लेख मिलता है और 886 के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। यानी ज्यादा से ज्यादा जो है यह शिव सिंह सरोज पर ही आधारित है। शिव सिंह सरोज के हिसाब से इसमें 886 कवियों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल अध्याय 12 हैं। 12 में से पहले जो 11 अध्याय हैं वो काल विशेष को दर्शाते हैं, जैसे चारण काल, भक्ति काल इत्यादि। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके 12 के 12 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं आगे। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है कि कुल अध्याय इसमें 12 हैं। प्रथम अध्याय, इसके आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? आधार ग्रंथ एक तो गारसा तासी का इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, दूसरा शिव सिंह सरोज, तीसरा है भक्तमाल, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। गोसाई चरित, कालिदास हजारा के बारे में पढ़ चुके हैं। काव्य संग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। एक श्रृंगार संग्रह है, सुंदरी तिलक है, हरिश्चंद्र द्वारा रचित। विचित्रोपदेश कक्षेदी कवि का है ये। और राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, ये कृष्णानंद व्यास का लिखा हुआ है। ये सब इसके आधार ग्रंथ हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये है इसके आधार ग्रंथ। आगे चलते हैं। आगे है हमारा 5वां मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। बहुत ही बड़ा इतिहास ग्रंथ है ये। मिश्र बंधु, सबसे पहले मिश्र बंधु है कौन? मिश्र बंधु 4 भाई थे, लेकिन ये जो मिश्र बंधु विनोद लिखा गया ये 3 भाइयों ने लिखा है। एक है श्याम बिहारी मिश्र, एक है गणेश बिहारी मिश्र, एक है सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु जो एक शीर्षक है, एक नाम दिया गया है,
ये इन तीन मिश्र बंधुओं से, इन तीन भाइयों का एक तिकड़ी कह सकते हैं हम। इन तीन भाइयों की तिकड़ी है जो मिलकर के मिश्र बंधु के नाम से विख्यात हैं। इस रचना के 4 भाग हैं। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहले 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें भी बहुत कुछ उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया था। ये उन्होंने खुद ही कहा है, आगे चल के पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। अब की बार भी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन, तो उसमें ये दोनों ईयर दिए हुए थे, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, 2-2 ईयर बना के, जैसे जोड़ा बना के दे दिया ईयर्स का, 1914 और 1926, 1913, 1934, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछ लिया था कि इनमें से मिश्र बंधु विनोद के प्रकाशन वर्ष बताइए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष तो हमें जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं हमारे पास में हम पढ़ेंगे उनके अवश्य याद करने हैं। आगे चलते हैं। ये कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया था और इसमें 4591 रचनाकारों का परिचय है। इसमें लगभग 5000 भी करके आता है कई बार कि इस मिश्र बंधु विनोद में कितने रचनाकारों का उल्लेख प्राप्त होता है, कितने रचनाकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो कई बार इसमें लगभग 4600 दे देते हैं, 4700 दे देते हैं और कई बार लगभग 5000 ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं। ये एक सटीक आंकड़ा दे दिया है आपको, 4591 नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अनुसार यही है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह महावृत्त संग्रह अथवा बड़ा भारी वृत्त संग्रह है। कल क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा। पिछली क्लास में मैंने वृत्त संग्रह के बारे में सब कुछ बता दिया है। जिसको नहीं पता है, नए आए हैं और ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो वृत्त संग्रह के बारे में जानने के लिए पिछली क्लास देख लीजिएगा। आगे है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया है ये ग्रंथ। इस खोज के बारे में भी मैंने कल बताया था आप लोगों को, हमारी पिछली क्लास में अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। नागरिक प्रचारणी सभा क्या है और उसकी खोज क्या थी। ये जो अभियान चला था, खोज का अभियान, ये सन 1900 से लेके 1921 ईस्वी तक चला था। तो इस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। बहुत सारे अज्ञात कवियों को, जिनको कोई जानता नहीं था, उनका भी इसमें वर्णन मिलता है। तो अज्ञात कवियों का वर्णन किसमें मिलता है? मिश्र बंधु विनोद में। कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसमें मिश्र बंधु विनोद में कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें क्या है, मिश्र बंधु विनोद में क्या है कि कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन बहुत ज्यादा मिलता है और उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनके साहित्य के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में बहुत कम लिखा गया है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। आगे चलते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। मिश्र बंधुओं के द्वारा कवियों की तुलना की गई है, इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और उनकी श्रेणियां निर्धारित कर दी गई हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे। रचनाकारों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। रचनाकारों को
3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं वो देखिए, उत्तम, मध्यम तथा सामान्य। ये 3 भाग हैं जिनके अंतर्गत रचनाकारों का उल्लेख मिलता है। जो सबसे अच्छे उन्हें अपने हिसाब से लगे उनको उत्तम श्रेणी में रखा। अपने हिसाब से मिश्र बंधुओं ने कुछ विशेषताएं निर्धारित कर दी थी कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए किसी कवि में कि वो उत्तम श्रेणी में आए, उससे जो कम है वो मध्यम श्रेणी में, और उससे कम जो आएगा वो सामान्य श्रेणी में आएगा। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है, तो सबसे पहले हमें मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। इसमें प्रमुख कवियों या रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है। समालोचना सहित दिया गया है प्रमुख कवियों का वर्णन। सामान्य रचनाकारों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। ये देखिए जो कैटेगरी बांट दी हैं कवियों की, रचनाकारों की, कि उत्तम, मध्यम और सामान्य, इसी हिसाब से उनका वर्णन भी किया है। जो उत्तम कवि हैं उनका बहुत गहराई से उन्होंने वर्णन किया है और समालोचना पद्धति से किया है। जैसे इसके बाद में फिर मध्यम आ गए, मध्यम वालों का उससे थोड़ा कम वर्णन किया है, और सामान्य वालों का क्या किया है, सिर्फ संक्षिप्त सूचनाएं दी गई हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है उनके बारे में, और ये सही भी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, और जो कम इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी हिसाब से पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। इसमें संख्या देने वाला सिस्टम जो है वो सबसे पहले किसने चलाया था, ग्रियर्सन ने चलाया था। तो ग्रियर्सन की पद्धति का ही अनुकरण इन्होंने किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये तो, कि संख्या देने का, संख्या प्रदान करने का जो तरीका है ये सबसे पहले किस हिंदी साहित्य इतिहासकार ने चलाया, ये ग्रियर्सन ने चलाया। और ये भी पूछ सकते हैं, कुछ 5 ऑप्शन दे देगा कि मिश्र बंधु विनोद के बारे में सत्य कथन चुनकर बताइए। तो उसमें 5 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन में से 2 या 3 सत्य देगा, बाकी असत्य देगा। तो सत्य असत्य हमें ढूंढने होते हैं। उसमें ठीक जवाब देने के लिए हमें ये सारे तथ्य याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोतों का सहायता लिया है। कौन कौन से स्रोतों का सहारा लिया इन्होंने? ये स्रोत हैं मिश्र बंधु विनोद के कवियों के स्वरचित ग्रंथ, कवियों के स्वरचित ग्रंथ, यानी कि कवियों ने जो स्वयं रचनाएं लिखी थी उन पांडुलिपियों को इन्होंने पढ़ा है। अगला है शिव सिंह सरोज, फिर है ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, मुंशी देवी प्रसाद के लेख और नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोतों का सहायता लिया। निम्नलिखित स्रोतों की सहायता लिए उन्होंने। कौन कौन से स्रोत थे? कवियों के स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका उपजीव्य ग्रंथ किसको माना जाता है? मिश्र बंधु विनोद को। स्वयं शुक्ल जी ने ये कहा है कि बहुत से कवियों के जीवन परिचय, मैक्सिमम कवियों के जो जीवन परिचय है वो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। इसलिए
मिश्रबंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के या फिर रचना के उपजीव्य ग्रंथ का नाम बताइए। तो उसका उपजीव्य ग्रंथ 4-5 दे देगा। इसमें मिश्रबंधु विनोद सही उत्तर होगा हमारा। उपजीव्य ग्रंथ का अर्थ आधार ग्रंथ होता है। उपजीव्य ग्रंथ क्या होता है? आधार ग्रंथ। अभी आगे आ जाता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधु विनोद में जो काल विभाजन उन्होंने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो किस प्रकार से है? तो ये काल विभाजन देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है ये। जितने भी काल विभाजन हैं, जितने भी इतिहास ग्रंथ मेन हम पढ़ेंगे, उनके काल विभाजन और उनके वर्ष, काल विभाजन पूरा पूरा याद करना है हमें। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन जो किया वो ग्रियर्सन के प्रयास से प्रौढ़ और अधिक वैज्ञानिक है। कैसे है? उन्होंने काल विभाजन ऐसे 4 भागों में किया है। ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या किया था? 12 भाग बना दिए थे। उसमें से 11 जो अध्याय थे वो काल विभाजन के थे। तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है वो काल विभाजन। इन्होंने 4 भागों में, 5 भागों में ही कर दिया इसको खत्म। तो पहला क्या आता है इसमें? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल के भी इन्होंने 2 बना दिए हैं। तो मिश्र बंधु विनोद का काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रारंभिक काल। इसके भी 2 उपभेद बना दिए हैं, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल जो है ये 700 विक्रमी संवत से लेके 1343 विक्रमी संवत तक चलता है। और उत्तरारंभिक काल 1344 ईस्वी से लेके 1444 विक्रमी संवत तक, ये सब विक्रमी संवत में है। माध्यमिक काल इसके बाद आता है। माध्यमिक काल यानी बीच वाला काल, इसमें भी 2 भेद बना रखे हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल जो है ये 1445 से लेके 1560 विक्रमी संवत तक चलता है। और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 ईस्वी से लेके 1680 विक्रमी संवत, माफ कीजिएगा ईस्वी नहीं, 1561 से लेके 1680 विक्रमी संवत तक चलता है। ये सब विक्रमी संवत में है, इसको ध्यान रखना है। विक्रमी संवत लिखा हुआ है इनमें। और अगर प्रश्न पत्र में आ जाता है ईस्वी में, तो कल मैंने बताया था किस तरह से बदलते हैं विक्रमी संवत को, ईस्वी सन में कैसे बदलते हैं, कल की क्लास में बताया हुआ है, देख लीजिएगा। नहीं देख सकते हैं तो विक्रमी संवत में से बता देता हूं, विक्रमी संवत में से और 57 घटा देंगे तो हमारा ईस्वी सन आ जाएगा। ये तरीका है, क्योंकि ईस्वी सन जो है, ईस्वी वाला जो कैलेंडर है ये बाद में आया है, 57 वर्ष बाद में पीछे चलता है ये, और विक्रमी संवत आगे चलता है। फिर तीसरा आ जाता है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 उपभागों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल में 1681 विक्रमी संवत से 1790 विक्रमी संवत तक चलता है ये। और उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक चलता है। इसके बाद में चौथा आता है हमारा परिवर्तन का काल। चौथे काल का क्या नाम है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का, चौथे काल का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? परिवर्तन का काल। या फिर ये आ जाएगा कि परिवर्तन का काल किस क्रम से है, या फिर इन सबको क्रम से लगाना ही आ जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसमें कम चांस है, मिश्र बंधु विनोद से कम चांस है। 5वां है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल कब है? 1926 से लेके और आज तक जो चल रहा है। इसके बाद में आता है रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि नेट जेआरएफ वालों के लिए गीता की तरह है।
इसको बहुत जरूरी है पढ़ना। रचनाकार इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रकाशक नागरिक प्रचारणी सभा काशी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। और इसमें विधेयवादी पद्धति का अनुकरण किया गया है। ये विधेयवादी पद्धति क्या होती है अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे। सारी पद्धतियों का विवरण देखेंगे हम, कौन सी पद्धति कैसे काम करती है। कुल 997 रचनाकारों का परिचय प्राप्त होता है, यानी लगभग 1000 रचनाकार इन्होंने लिए हैं। अब ये लिखा कैसे गया था? यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक में लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, ये किस प्रकार लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और किस शीर्षक के अंतर्गत लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक में लिखा गया था। और ये कब लिखी गई थी भूमिका? हिंदी शब्द सागर की भूमिका कब लिखी गई थी? 1928 ईस्वी में। भूमिका बहुत बड़ी हो गई थी, ठीक है। भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसे, ये जो भूमिका लिखी गई, इसी को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दे दिया गया। शुक्ल जी को भूमिका लिखने के लिए बोला था और भूमिका उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिख दी कि वो एक इतिहास ग्रंथ बन गया। और उसी को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित कर दिया गया। यह सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल। इसका संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसको संशोधन करके और इसका परिवर्धित स्वरूप और बड़ा स्वरूप इसका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हो गया। इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों को ही ध्यान में रखा गया है। जो मेन रचनाकार थे उन्हीं को स्थान दिया गया है इसमें। बाकी जो गौण रूप से थे उनका तो खाली नाम और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसकी हमें इसमें मिलती है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई है। समालोचनात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। रचनाकारों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है, उनकी शैली कैसी भाषा शैली थी, किस प्रकार वो लिखते थे, उसकी माफ कीजिएगा, उनकी शैली कैसी थी, उसका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया है शुक्ल जी ने। प्रत्येक युग की प्रवृत्तियां, हर एक युग की उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमियां लिखी हैं इसमें। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास ग्रंथ है, बहुत गहराई से लिखा हुआ है, बहुत जांच परख के बनाया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है हम नेट जेआरएफ वालों के लिए। बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट बुक आज तक यही मानी जा रही है। रचनाकारों की रचनाओं की समीक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। युगों का दोहरा नामकरण किया गया है। जैसे मिश्र बंधु विनोद ने में हमें क्या मिलता है कि एक काल के दो भाग कर दिए गए हैं। इसका उलट हमें मिलता है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में, उसमें एक काल के दो नाम दिए गए हैं। जैसे इसमें दो भेद बनाए गए हैं मिश्र बंधु विनोद में, उस प्रकार दो भेद ना बनाकर एक काल के दो नामकरण कर दिए गए हैं। जैसे घर में बच्चे होते हैं तो उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे स्कूल में कुछ और नाम रहता है और घर में कुछ और नाम रहता है, उसी तरीके से दो नाम दे दिए हैं एक एक काल के। इसमें मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही स्थान दिया गया है। तुलनात्मक पद्धति का भी सहारा लिया गया है और गौण रचनाकारों को फुटकल श्रेणी में रखा गया है। आगे जब हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे जब हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें
हम ये सब पढ़ेंगे कि गौण रचनाकार कौन कौन है, उनको फुटकल श्रेणी में रखा गया है, क्यों रखा गया है, ये भी हम देखेंगे। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के आधार ग्रंथ कौन कौन हैं? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास द्वारा रचित, और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित, ब्रिज माधुरी रास वियोगी हरि द्वारा रचित। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के आधार ग्रंथ, उपजीव्य ग्रंथ हो गया हमारा कौन सा? मिश्र बंधु विनोद। और आधार ग्रंथ कौन से हैं? ये चारों आधार ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला। आगे ये कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कई वृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टि को उजागर करती है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का शुक्ल जी के बारे में कि शुक्ल जी जो हैं वो पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने पारंपरिक रूप से जैसे साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन पद्धतियों पर लिखा जा रहा था उसको चेंज कर दिया, उन्होंने पूरी पद्धति को ही बदल कर रख दिया। और पहले वृत्त संग्रह बनाए जाते थे, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए और जो हमारे रचनाकार थे उनके जीवन परिचय को गौण रखते हुए और उनकी रचनाओं को और रचनाओं के भीतर जो है सारगर्भ है, जो उनके अंदर जो उनकी शैली है, जो उनकी लेखनी है, उसके बारे में उन्होंने ज्यादा लिखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी परिपाटी ही बदल दी थी साहित्य इतिहास लेखन की। पूरी जो पुरानी परिपाटी थी, जो पद्धति थी, जो ढांचा था, उसको रामचंद्र शुक्ल ने बदल कर रख दिया। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें काल विभाजन किस हिसाब से किया है? जैसे मैंने बताया था कि एक ही काल के दो दो नाम दिए, इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है और एक कालखंड के 2 नाम दिए हुए हैं। जैसे आदिकाल का नाम दे दिया, दूसरा वीरगाथा काल। ये संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, माफ कीजिएगा, संवत विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक चलता है। दूसरा आता है पूर्व माध्यमिक काल। फिर दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को दूसरा नाम दिया गया है भक्ति काल, जो विक्रमी संवत 1375 से लेके 1700 तक चलता है। इसके बाद आ जाता है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल नाम दिया है। ये संवत 1700 से लेके 1900 तक। और इसके बाद में आधुनिक काल आता है, जिसको गद्य काल नाम भी दिया है। ये संवत 1900 से लेके 1984 तक। बहुत ही आसान कर दिया है इस प्रकार इन्होंने काल विभाजन सिर्फ। और जिस काल की जो परिस्थितियां रही हैं उनको अच्छे से वर्णित किया है। और जिस काल में जिस प्रकार का सबसे ज्यादा लिखा गया साहित्य, जिस काल में सबसे ज्यादा साहित्य जिस प्रकार का लिखा गया, उसी हिसाब से इन्होंने नामकरण भी किया है। जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल लेखनी के हिसाब से इन्होंने किया है। सातवां आ जाता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि राम शंकर शुक्ल रसाल के नाम से है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस शीर्षक से एक और इतिहास ग्रंथ मिलता है जिसके रचनाकार राम शंकर शुक्ल रसाल हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है और पद्धति है इसमें कालानुक्रम पद्धति। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखिएगा। ये 3
पॉइंट ही इसमें याद रखने लायक हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8वां आ जाता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। और इसमें पद्धति कौन कौन सी यूज हुई है? आलोचनात्मक पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के ही रचनाकारों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें 693 ईस्वी से और 1693 ईस्वी तक ही हमें मिलता है रचनाकारों का वर्णन, जो कि मेरे ख्याल से हजार साल हो गए हैं, 1000 साल का ही मिलता है इसमें, इसलिए ये अधूरा ग्रंथ है, पूरा नहीं मिलता इसमें, इसको अधूरा ग्रंथ कहते हैं। तो अधूरा ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला है संधि काल, चारण काल से भक्ति काल तक का वर्णन मिलता है। ये देखिए इसमें ये 3 काल ही मिलते हैं, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, इस हिसाब से इसमें बांटा गया है, काल विभाजन किया है। आगे है यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें कि कौन सा इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। तो हमारा सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित है। जो इसमें रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सारी रचनाओं को शामिल कर लिया उन्होंने, और निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य कहा है, और निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। इन्होंने काल विभाजन किस हिसाब से किया है? 5 भागों में बांटा है, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और विवरण हमें मिलता है प्रथम 3 कालों का ही। संधि काल जो है ये संवत विक्रमी संवत 750 से लेके 1000 तक चलता है। चारण काल संवत 1000 से लेके 1375। भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से लेके 1700 तक। रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से लेके 1900 तक। और आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से लेके अभी तक। लेकिन जो पूरा वर्णन है, जो पूरा विवरण है, वो शुरू के 3 भागों का ही हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ना है। इनका कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ तो है नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदी साहित्य की आलोचना के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानना है तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ना बहुत ही जरूरी है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और दूसरा अगर किसी को पढ़ना चाहते हैं लेखक, वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। इन्होंने ये देखिए 3 रचनाएं लिखी हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं, लेकिन ये क्या है, साहित्य का इतिहास नहीं कहा जाता है, उससे संबंधित रचनाएं ही हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, इसमें का जोड़ लीजिएगा, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये कई कई जगह पे 1953 ईस्वी मिलता है और कई जगह पे 1952 ईस्वी मिलता है। इनमें से जो मिले वही टिक लगाना, वही सही आंसर होगा। इन्होंने क्या किया है, रचनाकारों का मूल्यांकन करने में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की इन्होंने अपनाया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल जी ने क्या किया है, वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को, है ना, अभी हमने देखा था उनका काल विभाजन। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको अपोज किया, इसको नहीं माना, इसको गलत ठहराया उन्होंने। देखिए ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं,
इनको शुक्ल जी की जो मान्यताएं हैं, वो जो भी मान्यता इनको गलत लगती है उसको तथ्यों के साथ गलत साबित किया है इन्होंने। इसीलिए इनका कद बहुत बड़ा हो जाता है हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में। और शुक्ल जी के बाद सबसे ज्यादा जो इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो ऑथेंटिक जानकारी हमें मिलती है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिलती है। आगे है, आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नोट कीजिएगा, भक्ति काल को एक नई दुनिया कहने वाले कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने अद्दहमान को या फिर अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने लिखाया है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से, मैं तो कहता हूं कि नोट्स बनाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाइए। उसमें लिखते लिखते ही आधा मैटर याद हो जाएगा। आगे है, एक कथन है शुक्ल जी के बारे में, क्या कि शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश को परवर्ती सिद्ध कर दिया है। ये देखिए, जो भी मैं बता रहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता गलत लगती थी उसको सिद्ध करते थे वो, और उसको गलत ठहरा देते थे, प्रमाणों के साथ में प्रमाण देते थे। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कथन। किसका है ये? किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है ये कथन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। आगे चलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कौन कौन सी इतिहास ग्रंथ लिखे हैं? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास। इन दो रचनाओं के कारण नगेंद्र जी का इतिहास भी बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, और बहुत सारी मान्यताएं हैं जो नगेंद्र जी की सर्वमान्य मानी जाती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक तो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसके कुल भाग 10 हैं, प्रकाशन वर्ष इसका 1973 है, और एक का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए लिस्ट है पूरी कि कौन कौन सा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा और कब लिखा, ये पूरी लिस्ट है। इसको एक एक करके पढ़ना है। इसमें कई सारे तो शायद 10 तो मैंने करवा ही दिए हैं, और बाकी भी जो है उनको भी याद कीजिएगा। इस्तवार दयाला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी, ये 1839 ईस्वी में गारसदा तासी ने। तजकिरा ई शुअरा ई हिंदुई तबका शुअरा, ये है 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। इसी का अनुवाद है ये, हमने पढ़ा है पहली क्लास में। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पहली क्लास देखिएगा, अच्छे से समझाया गया है। इस अनुदित रचना के बारे में भी अच्छे से समझाया है पहली क्लास में, इसमें क्या क्या है वो जाके देख लीजिएगा। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर का है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बताता चलता हूं आपको। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाषा काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है, शिव सिंह सरोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से भी है एक, और एक खाली हिंदुस्तान के नाम से भी है।
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का है ये, 1888 में। हिंदी कोविद रत्नमाला इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधु विनोद इंपॉर्टेंट है, ब्रज माधुरी सार इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का विकास इंपॉर्टेंट है, कविता कौमुदी पूछा गया है कई बार एग्जाम में भी, इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास गीता है। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से और भी हैं, अयोध्या सिंह अरिहोद, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की भूमिका। आगे आता है हमारा एक नंद दुलारे वाजपेयी जी का जो इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये जो मैंने निशान लगाए हैं, जो टिक किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। बाकी को भी पढ़ना है, बाकी जो है ये इतिहास ग्रंथ इनको भी पढ़ लेना, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होने ही होने चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी का है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे नागेंद्र जी का है, फिर आधुनिक ये नारायण चतुर्वेदी जी का, मैनेजर पांडे का भी बहुत पढ़ा जाता है। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का 1985 ईस्वी में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1986 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह भी हमारे बहुत जाने माने इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य में, बहुत ऊंचा नाम है बच्चन सिंह जी का। और इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, शीर्षक के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये थोड़ा कैची सा लगता है ना नाम, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये सुमन राजे का है 2003 का। मौखिक इतिहास, इसके संपादक हैं नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझिल नारी इतिहास नीरजा माधव का 2012 में। ये जो इस तरफ जो मैंने टिक लगाए हैं, लेफ्ट साइड में जो टिक लगाए हैं ये वाले, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। और पढ़ने सारे हैं लेकिन इनको अच्छे से याद करते जाना है हमें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ में सभी अपडेट्स के साथ में। नया बैच हमारा जल्दी ही शुरू होने वाला है 1 तारीख से, और आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।